मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने जो बयान दिया था, जो विवादास्पद बयान दिया था, उसकी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इमरती देवी पर उन्होंने विवादास्पद बयान दिया था और इस मामले में चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी। 2 दिन पहले ग्वालियर के डबरा में एक चुनावी रैली के दौरान कमलनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी के लिए आपत्तिजनक बयान दिया था। आइए आपको सुनाते हैं कमलनाथ का वो बयान जिस पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। हालांकि बाद में चुनाव के माहौल में बात बढ़ती देखकर कमलनाथ भी सामने आए और उन्होंने अपने बयान पर खेद जताया। उन्होंने सफाई दी कि उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था। मैं सम्मान करता हूं महिलाओं का, मैं सम्मान करता हूं, और कोई सोचता है असम्मानित बात, कोई, मुझे इस बात का खेद है। पर यह कह देना कि ये महिलाओं का अपमान हो गया, सब महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई शक है। बोलते बोलते मैंने कहा, मुझे नाम नहीं याद था, स्वाभाविक है कि सबके नाम नहीं याद रहते। मैंने कहा कि जो बात कही कह दिया। मध्य प्रदेश के धार में एक रैली के दौरान राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कमलनाथ पर बेटी बहनों के अपमान करने का आरोप लगाया। कमलनाथ जी, आपको क्या हो गया है? 74 साल की उम्र है आपकी। आपके साथ आपके मंत्रिमंडल में हमारी एक बहन जो आज मंत्री है, बहन इमरती देवी जी, कल डबरा गए और उनके बारे में जो शब्द बोले बहन और भाइयों, मैं तो दोहरा नहीं सकता। आप सबने टीवी पर देखा होगा, उनकी इज्जत तार-तार की गई, उनके सम्मान से खिलवाड़ किया गया, और जब हमने विरोध किया तो इतनी निर्लज्जता कि मैं तो नाम भूल गया था। अरे तुम्हारे मंत्रिमंडल में जो सदस्य रही उसके ही नाम भूल जाओ तो तुम्हें मुख्यमंत्री क्या, नेता प्रतिपक्ष रहने का भी हक नहीं है। मध्य प्रदेश के रीवा में रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक कई लोगों को रौंदता हुआ दिखाई दिया। ये हादसा एक टोल प्लाजा पर हुआ जहां कुछ टोल कर्मी भी बैठे थे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। तस्वीरों में दिखा कि एक टोल कर्मी ने हाथ हिलाते हुए उस ट्रक को रोकने का इशारा भी किया, लेकिन जब उसकी रफ्तार फिर भी कम नहीं हुई तो वहां मौजूद टोल कर्मी उठकर भागने लगे। तब तक वो ट्रक उनके नजदीक पहुंच चुका था और टोल प्लाजा के बैरियर को तोड़ते हुए उसने कई लोगों को रौंद दिया। लोगों के साथ ही 2 मोटरसाइकिलों को भी वो घसीटता हुआ निकल गया। हालांकि इस टक्कर से उस ट्रक को भी नुकसान पहुंचा। यही वजह रही कि टोल प्लाजा को पार करते ही उसका एक पहिया निकल गया, जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ा। बताया गया कि लोगों के डर से ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। इस हादसे में कई टोल कर्मी बुरी तरह घायल हो गए। न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर सियासत तेज हो गई जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल की सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी का जिक्र किया। इस चिट्ठी में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मंदिरों के बंद होने का मुद्दा उठाते हुए सीएम उद्धव ठाकरे पर हमला किया था, जिस पर अमित शाह के बयान के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। जाहीरपणाने केंद्राच्या गृहमंत्र्यांनी टीका टिप्पणी करून सुद्धा मी त्या जागेवर बसणार असेल तर ठीक है। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी अमित शाह के बयान का स्वागत किया और राज्यपाल की चिट्ठी पर हमला बोला। अगर हमारे गृह मंत्री जी को ये लगा है, ये महसूस हुआ है कि जिस शब्दों का चयन महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखकर किया था वो गलत है, तो हम गृह मंत्री जी से ये बयान से बहुत संतुष्ट है। इससे पहले अमित शाह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में महाराष्ट्र के राज्यपाल की सीएम को लिखी चिट्ठी पर बयान दिया। महाराष्ट्र में जहां पे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है पिछले कुछ महीनों से, वहां
गवर्नर, वहाँ के गवर्नर भगत कोश्यारी जी ने कहा उद्धव ठाकरे जी से कि आप कब से सेक्युलर हो गए। अभी उनका कुछ दिनों पहले का बयान है। इस बयान को राज्यपाल से ये बयान आ रहा है, इससे आप पार्टी कैसे देखती है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पत्र पढ़ा है और एक पासिंग रेफरेंस उन्होंने दिया है, मगर मुझे भी लगता है कि थोड़ा शब्दों का चयन टाला होता तो अच्छा होता। अमित शाह के बयान के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर राज्यपाल की चिट्ठी पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। बहराइच में एक पुलिस वाले पर रिश्वत लेने का आरोप लगा। यूपी के बहराइच में एक पुलिस वाले पर एक कारोबारी से रिश्वत लेने का आरोप लगा, जिसके बाद इलाके के एसपी ने उसे निलंबित कर दिया। साथ ही आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। जबरन 2500 रुपए वसूलने का वीडियो वायरल हुआ है। मुकदमा पंजीकृत करके साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। बिहार के मोतिहारी में एक बैंक में अचानक आग लग गई। ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मियों के साथ पुलिस भी वहां पहुंची और काफी कोशिश के बाद आग को बुझा दिया। राजस्थान के जयपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से काफी हथियारों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये तीनों आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जयपुर आए थे। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने ठगी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि पकड़े गए ये आरोपी पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलकर ठगी करते थे। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और नकद रुपए भी जब्त कर लिए। ये हो सकता है कुछ और लोग इसमें फिर आगे भी पकड़े जाएं और कुछ और लोगों का पैसा भी वापस हो पाए। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में कंगना रनौत ने पूर्व सीएम शांता कुमार से मुलाकात की और उन्हें अगले महीने होने वाली अपने भाई की शादी में आने का न्योता दिया। शांता कुमार से मुलाकात के बाद कंगना कांगड़ा पहुंची और वहां कांग्रेस नेता जीएस बाली से भी मिली। हम लोग जो मेरे भाई हैं उनकी शादी का न्योता देने आए हैं। इट इज अ पर्सनल विजिट। ऐसा मत सोचिएगा कि ये मुझे पॉलिटिक्स में ला रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पर बड़ी खबर आ रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रहे एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का समर्थन किया है। गया में एक चुनावी रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान के साथ नाइंसाफी हुई है। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर चिराग पासवान के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया। चिराग के बारे में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चिराग के बारे में अरे भैया उनके साथ नाइंसाफी हुई है। जय। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चिराग पासवान का समर्थन करने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की स्थिति मजबूत होने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले उनके कई साथी एक एक कर अलग हो गए और चुनाव में अपनी नाव डूबती देख वो सहारे की तलाश में है। Is Chirag Paswan with you? Chirag Paswan is not with NDA. It has been clarified very, very clearly and categorically by so many of our leaders, including the President and Amit Shah ji. So that, and even it was clarified that attempts were made to accommodate him, but he did not. I must tell you, he may have the political differences, okay? But he's not there. He's not there. The matter ends. But the 4 strong pillars of India in Bihar, namely BJP, JDU, Hum Party of Jitendra Nath Manjhi, and Vikashil Insan Party of Mukesh Sahni, are fighting very strongly. अच्छा, तेजस्वी हमारी तारीफ करेंगे क्या? आप मुझे बता दीजिए। उनकी नाव डूब रही है, उनसे इतने उनके खेवनहार अलग हो गए, जितन राम मांझी अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, मुकेश साहनी वीआईपी पार्टी के अलग हो गए, विकासशील इंसान पार्टी के। तो इस कारण उनको भी तो कोई सहारा चाहिए, तो बोलते हैं, तो बोलने पर क्या दिक्कत है? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार चुनाव के लिए प्रचार का आगाज करेंगे। सीएम योगी बिहार में पहले चरण के चुनाव से पहले 6 दिनों में 18 रैलियां करेंगे। उनके प्रचार अभियान की शुरुआत आज कैमूर से होगी। इसके बाद वो आज ही अरवल, रोहतास और काराकाट में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उनके ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में नीतीश सरकार की नीतियों को लोगों के राज्य से पलायन की वजह बताया।
और रोजगार की बात करने वाली पार्टी को जिताने की अपील की गई। लालू यादव के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में नीतीश सरकार पर हमला करते हुए लिखा गया कि हर दूसरे घर से बिहार वासियों को पलायन के लिए मजबूर करने वालों को खदेड़िए और बिहार में ही रोजी रोटी की बात करने वाली सरकार को चुनिए। यूरोप के देश चेक रिपब्लिक में पाबंदियों के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा हुई। वहां कोरोना की वजह से कई नई पाबंदियां लागू कर दी गईं, जिनके विरोध में सैकड़ों की भीड़ राजधानी प्राग की सड़कों पर उतर आई और प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिस से झड़प शुरू हो गई। कुछ ही देर में हालात इतने बेकाबू हो गए कि लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और हवाई फायरिंग भी की। इस दौरान कई लोग जलते हुए पटाखे भी फेंकते दिखे। इन प्रदर्शनकारियों में बड़े पैमाने पर फुटबॉल और आइस हॉकी के फैन भी शामिल थे, जो कोरोना की वजह से सभी तरह की खेल प्रतियोगिताओं पर रोक लगाने के फैसले का विरोध कर रहे थे। ये लोग फैसले के विरोध में राजधानी प्राग में एक रैली निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने नियमों का हवाला देते हुए उसे खत्म करा दिया, जिस पर उनका गुस्सा और भड़क गया और पुलिस वालों से ही वो उलझ गए। हंगामे को शांत कराने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर डंडे भी बरसाए, लेकिन उन पर पुलिस की किसी भी सख्ती का असर ही नहीं हुआ। कुछ लोग तो हाथों में बंदूक लिए पुलिस वालों के सामने खड़े होकर उन्हें खुली चुनौती देने से भी पीछे नहीं हटे। इस हंगामे में कई लोग घायल भी हो गए, जबकि कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में करंट लगने से बीएमसी के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। मुंबई के चेंबूर इलाके में मेट्रो के लिए चल रहे काम के दौरान करंट लगने से बीएमसी के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। यूपी के बरेली में एक घर में मगरमच्छ के घुसने से हड़कंप मच गया। पास ही में बहने वाली एक नदी से ये मगरमच्छ घर में घुस गया, जिसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम वहां पहुंची और मगरमच्छ को पकड़कर उसे नदी में छोड़ दिया। मध्य प्रदेश के सीधी में तेज रफ्तार एक ट्रक ने बैरिकेड को तोड़ते हुए कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 टोल कर्मी घायल हो गए। यूपी के बाराबंकी में राहुल सिंह नाम के आदमी ने इलाके के एसपी को एक खत लिखा। इस खत में राहुल ने कुछ पुलिस वालों पर झूठे केस में फंसाने की धमकी और 3 लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाया। शिकायत के बाद एसपी ने जांच का भरोसा दिया। प्रारंभिक जांच के आधार पर 4 पुलिस कर्मियों को एसपी महोदय ने निलंबित कर दिया है। राजस्थान के नागौर में कुछ लोगों ने चोरी के आरोप में 3 लोगों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने इन आरोपियों के पास से काफी शराब और ड्रग्स बरामद करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक जब्त शराब और ड्रग्स को बिहार ले जाने की तैयारी थी। बढ़ते प्रदूषण की वजह से कोरोना वायरस पहले से ज्यादा जानलेवा हो सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने अपनी रिसर्च में दावा किया है कि हवा में मौजूद होने वाले पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का कोरोना वायरस से होने वाली मौतों से सीधा रिश्ता है। इस टीम की रिसर्च कहती है कि प्रदूषण की वजह से कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौत के मामले अमेरिका में 8% बढ़ गए। जर्मनी के ईजा इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स की एक टीम ने भी इससे जुड़ी रिसर्च की, जिसमें पाया कि नेदरलैंड्स में वायु प्रदूषण के बाद कोरोना वायरस ज्यादा तेजी से फैलने लगा। हालांकि इनमें किसी भी रिसर्च में न तो भारत के आंकड़े लिए गए और न ही भारत के हालात पर कोई दावा किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अभी तक वायु प्रदूषण और कोरोना वायरस के बीच कनेक्शन पर कुछ नहीं कहा और इस मामले में अभी और रिसर्च की जरूरत बताई। जयपुर में एक मकान में आग लगने से आसपास के लोगों में दहशत हो गई। तभी उसकी दूसरी मंजिल पर आग लग गई। इससे पहले कि लोग उसे बुझाने की कोशिश करते, आग ने मकान के हर हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें मकान के चारों तरफ से उठने लगी। आसपास कई दूसरे मकान भी थे, जिनमें उसके फैलने का खतरा बढ़ने लगा। लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को इसकी खबर दी, जिसके थोड़ी देर बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई। विभाग के कर्मचारी आग को बुझाने के लिए दूसरे मकानों की छतों पर चढ़ गए। वहीं से उन्होंने पानी की बौछार की, जिससे आग बुझ सकी। हालांकि तब तक वो मकान पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ। नागोर्नो कराबाख पर कब्जे की जंग लड़ रहे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुआ दूसरा सीज फायर भी पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। दोनों देशों के बीच मानवीय आधार पर युद्ध विराम का समझौता हुआ था, जिसे शनिवार आधी रात से लागू होना था। लेकिन ये समझौता भी 5 मिनट नहीं चल पाया।
जल्द ही दोनों देश एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाने लगे। तोपें दोबारा आग उगलने लगी। आर्मेनिया ने दावा किया कि सीज फायर शुरू होने के 4 मिनट के अंदर ही अजरबैजान की तरफ से हमले शुरू हो गए। सामने आए कुछ वीडियो में अजरबैजान के टैंक और सैनिक आर्मेनियाई ठिकानों की तरफ बढ़ते नजर आए। अजरबैजान ने भी कुछ यही आरोप लगाए और जवाबी कार्रवाई के तौर पर आर्मेनिया के कई फौजी अड्डों पर कब्जा करने का दावा किया। अजरबैजान के मुताबिक उसने आर्मेनिया की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया और भारी मात्रा में गोला बारूद भी जब्त कर लिया। हालांकि कई देशों के बीच बचाव के बाद ये युद्ध विराम इसलिए हुआ था ताकि दोनों देश अपने सैनिकों के शवों और घायलों को वहां से हटा सके और आम लोगों की मुश्किलें आसान की जा सके। लेकिन समझौता मानना तो दूर, दोनों देशों ने आम लोगों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर नागोर्नो कराबाख के रिहायशी इलाकों पर मिसाइल हमले का आरोप लगाया। इस हमले में कई नागरिकों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। रॉकेट हमले में एक चर्च को भी भारी नुकसान पहुंचा। बताया गया कि अजरबैजान ने वहां प्रतिबंधित हथियारों का भी इस्तेमाल किया। इसी तरह अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा में हुए एक जबरदस्त हमले में कई मकान पूरी तरह तबाह हो गए। अजरबैजान के मुताबिक इस हमले में उसके 13 नागरिकों की जान चली गई जबकि 50 के करीब लोग घायल हो गए। कोलकाता के पंडालों में लोगों के जाने पर रोक लगाई गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडालों में लोगों के जाने पर रोक लगा दी। हालांकि वो बाहर से दर्शन कर पाएंगे। कोर्ट के आदेश के मुताबिक दुर्गा पूजा पंडालों में सिर्फ 25 आयोजकों को ही जाने की इजाजत होगी और उनके नाम पंडालों के बाहर लिखना जरूरी होगा। राहुल गांधी केरल में अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना संकट का जायजा लिया। इस दौरान वो कोरोना से निपटने के उपायों पर कई बैठकों में हिस्सा लेंगे, लेकिन उनके इस दौरे में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में 377 पंचायत भवनों और 18,847 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास किया। इस काम को पूरा करने में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। इसके अलावा सीएम ने सभी पंचायत भवनों को इंटरनेट से जोड़ने का भी ऐलान किया। अगले 1.5 वर्ष के अंदर ही हम लोगों ने 5 वर्ष के कार्य को पूरा करते हुए प्रदेश को पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त करने में सफलता प्राप्त की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान में हिस्सा लिया और लोगों को जागरूक किया। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के खतरे को देखते हुए उन्होंने लोगों से रेड लाइट पर गाड़ी बंद करने की अपील की ताकि प्रदूषण से निपटने में मदद मिल सके। इसके तहत दिल्ली के जितने भी सिग्नल्स हैं उस पर आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर्स एक संदेश लेकर खड़े हैं। संदेश क्या है वो आपको बताते, देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। दिल्ली के आदर्श नगर में एक सब इंस्पेक्टर का मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर जितेंद्र एक राहगीर के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। दावा किया गया कि मारपीट के दौरान जितेंद्र नशे में भी धुत थे। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के डीसीपी विजयंता आर्या ने सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया और साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए। इतनी बुरी तरीके से मारा उस गरीब आदमी को, क्यों मारा आपने? हैदराबाद के कई इलाकों में पानी घटने के बाद भी लोगों के लिए मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहां लगातार हुई बारिश की वजह से बने बाढ़ के हालात में लोगों का काफी नुकसान हुआ, जिससे उनका उबर पाना उन्हें मुश्किल दिख रहा है। बारिश थमने के बाद कुछ इलाकों में भरा पानी घटा तो, लेकिन वहां रहने वाले लोगों का सब कुछ तबाह कर गया। कहीं मोटरसाइकिल, कहीं कार तो कहीं ऑटो पानी और मिट्टी के बीच फंसे दिखे। बाढ़ में कुछ लोगों की दुकानों में रखा सारा सामान पानी से खराब हो गया तो किसी के मकान में पानी घुसने से उसमें रहने वाले लोगों की जिंदगी पूरी तरह पलट गई। हमारा खाना पीने कपड़ा नहीं है, आगे एक जोड़े थे, हम पूरा बर्बाद हो गए। एक इलाके में सड़कों पर पानी भरा दिखा जहां से निकलने के लिए लोग जद्दोजहद करते दिखे। कहीं मिट्टी से रास्ता ब्लॉक नजर आया। हालांकि वहां कुछ मजदूरों और एक मशीन की मदद से हालात को सुधारने का काम शुरू कर दिया गया। कोरोना संकट के बावजूद गुरु पर्व पर भारतीय श्रद्धालुओं को करतारपुर साहिब जाने का मौका दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कई बंदिशों के साथ भारत के सिख श्रद्धालुओं को करतारपुर साहिब आने का न्योता दिया जाएगा। करतारपुर जाने के लिए श्रद्धालुओं को कोरोना वायरस के टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं को केवल 5 दिन का ही वीजा दिया जाएगा। ये वीजा 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक के लिए होगा। इस दौरान भारतीय श्रद्धालुओं को पाकिस्तान के किसी और शहर में जाने की इजाजत नहीं होगी। यहाँ तक कि आसपास के किसी और शहर के गुरुद्वारों में जाने की छूट या बाजारों में शॉपिंग की छूट भी नहीं होगी। श्रद्धालु केवल धार्मिक कार्यक्रमों और नगर कीर्तन में ही शामिल हो पाएंगे।
30 नवंबर को सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव का 551वां जन्म दिवस है, जिसे गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि गुरु नानक देव की जीवन के आखिरी 18 साल पाकिस्तान के करतारपुर साहिब में ही गुजरे थे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जब एक चलती बस अचानक आग की लपटों में घिर गई। हादसे के वक्त उस बस में कई लोग सवार थे, जिनकी जान खतरे में पड़ गई, क्योंकि आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बीच सड़क पर हुए इस हादसे को देखकर वहां अफरा तफरी भी मच गई। बताया गया कि आग लगते ही उस बस में सवार सभी लोग किसी तरह नीचे उतर आए, जिसके बाद आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की टीम वहां पहुंच गई। वहीं पुलिस ने एहतियात बरतते हुए उस सड़क पर दूसरी गाड़ियों की आवाजाही रोक दी। हालांकि दमकल के कर्मचारी जब तक आग को बुझा पाते तब तक बस जलकर राख हो चुकी थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने वहां की सेना और आतंकियों के साथ मिलकर एलओसी पर हमले की साजिश रची है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी फौज और वहां के आतंकी आईएसआई के साथ मिलकर एलओसी के कुछ इलाकों में हमला करने की फिराक में हैं और पाकिस्तान ने पूरी एलओसी पर अपनी बॉर्डर एक्शन टीम को भी हमले के लिए तैयार रखा है। यानी भारतीय जवानों को निशाना बनाने के लिए बौखलाया पाकिस्तान पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। इससे पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई वहां के अलग अलग आतंकी संगठनों को बड़े हमले के लिए लाखों का इनाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी से उनका हर हमला नाकाम रहा। फिल्म लूडो का ट्रेलर रिलीज हो गया। फिल्म लूडो का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। इस फिल्म में राजकुमार राव, अभिषेक बच्चन, सानिया मल्होत्रा और फातिमा सना शेख शामिल हैं। ये फिल्म 12 नवंबर को रिलीज होगी। ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी गरम, कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, कभी नरम गरम गरम। ओ बेटा जी। करीब 7 महीने बाद मुंबई में मेट्रो फिर शुरू हो गई। हालांकि सफर के दौरान सभी के लिए कोरोना सुरक्षा से जुड़े निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा और ऐसा न करने पर उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अभी 50% लोगों को ही मेट्रो में यात्रा की इजाजत दी गई है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा पहले ही बहाल की जा चुकी है और वहां पर मेट्रो दोबारा चलने से भी यात्रियों को बड़ी राहत मिली। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इसमें होगा और साथ ही साथ ट्रैफिक के कारण जो समय जा रहा था उस समय की बचत होगी। पंजाब में कोरोना संकट के बीच 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिए गए। हालांकि कई जगह कम ही संख्या में बच्चे स्कूल पहुंचे, लेकिन इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद जताई गई। बहुत खुशी हो रही है कि मैं 7 महीने बाद मैं स्कूल आ रहा हूं और ये 7 महीने बहुत मुश्किल से मैंने निकाले हैं। जयपुर में पुलिस ने कैश वैन लूटने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि इन आरोपियों के पास से लूट की 31,50,000 रुपए की रकम भी बरामद कर ली गई। इसके अलावा उनके पास से 2 हथियार और लूटपाट के लिए इस्तेमाल की गई कार भी जब्त हुई। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को एक रेस्टोरेंट का कर्ज चुकाने के लिए अंजाम दिया गया। केस बरामद करते हुए वारदात में शामिल व्यक्तियों में से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके एक साथी को जो इस षड्यंत्र में शामिल रहा है उसको गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ पर उस समय हमला किया जब वो नमाज पढ़ने के बाद अपने घर लौट रहे थे। घर के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वहां पर पहुंचे सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके को घेर लिया और हमलावरों की तलाश तेज कर दी। विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर तंज कसा जिसमें उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा बताया। न्यूज़ 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही गई गृह मंत्री की यह बात कांग्रेस को हजम नहीं हुई और उसने अमित शाह को उनके वो बयान याद दिलाए जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया था। ये तो वही नीतीश कुमार जी हैं जिनके बारे में अमित शाह जी कहते थे अगर ये जीतेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, तो फिर अमित शाह जी ने अपनी बात क्यों बदल ली? कांग्रेस का ये बयान अमित शाह के न्यूज़ 18 को दिए उस विस्फोटक इंटरव्यू के बाद आया जिसमें उन्होंने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया और ये साफ कर दिया कि नीतीश कुमार ही एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो 2015 और आज इसको आप कैसे देखते हैं? उस वक्त आप नीतीश जी के खिलाफ थे, आज आप नीतीश के साथ हैं, तो इस चुनाव में आपका आंकलन क्या है और आपका प्रेडिक्शन बहुत वो माना जाता है, क्या नंबर लगाएंगे आप कि कितनी सीट जीतेगी? देखिए, हमने जब से नीतीश कुमार जी के साथ हमारी सरकार बनी
तब से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था कि बिहार का जो 2020 का चुनाव है वो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो जो कुछ भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहा है, मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट ज़्यादा आएंगी तब भी? देखिए, अगर मगर का सवाल ही नहीं है। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने अपने इस बयान से एनडीए में सीएम पद पर अनबन की सभी अटकलों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की, जिसके बाद नीतीश कुमार भी खुश दिखे और उन्होंने उनकी बात का समर्थन किया। सर, अमित शाह ने कहा एनडीए में अब कोई कंफ्यूजन नहीं। अमित शाह ने 1 साल पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में ही यह ऐलान कर दिया था कि बिहार चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और एक बार फिर उन्होंने यही बात कही। लद्दाख में एलएसी के पास एक चीनी सैनिक को भारत के जवानों ने हिरासत में ले लिया। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीन के उस सैनिक को लद्दाख के डेमचौक सेक्टर से हिरासत में लिया गया और बताया गया कि वो भटक कर भारतीय इलाके में पहुंच गया था और उसकी हालत काफी खराब थी। उस चीनी सैनिक को भारतीय फौज ने ऑक्सीजन, खाना, गर्म पानी और दवाएं दी। इस बीच चीनी सेना की तरफ से भी अपने लापता सैनिक की जानकारी मांगी गई। खबर है कि हिरासत में लिए गए चीनी सैनिक के मामले में दोनों देशों के बीच तय किए गए प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुशुल में उसे चीनी सेना के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। लोगों का प्रदर्शन उस वक्त से जारी है जब से पुलिस हिरासत में एक आदमी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और उसी घटना के विरोध में राजधानी अबुजा में एक बार फिर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, जिन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। पुलिस की इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों के बीच अफरा तफरी मच गई। वो इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि प्रदर्शनकारी ट्रैफिक जाम कर अपना विरोध जताना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। चीन के सिचुआन प्रांत से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक ट्रक ने एक स्कूटी सवार महिला और उसकी बेटी को टक्कर मार दी। यह हादसा वहां के एक चौराहे पर हुआ जहां ट्रैफिक पुलिस के कुछ जवान भी तैनात थे और उनमें एक पुलिस वाले ने टक्कर से ठीक पहले सीटी बजाकर उस ट्रक को रोकने की कोशिश भी की। इससे पहले स्कूटी सवार महिला अपनी बेटी के साथ ट्रक के ठीक बगल से निकली, लेकिन ट्रक के ड्राइवर की उन पर नजर नहीं पड़ी। जैसे ही स्कूटी सवार महिला ने ट्रक के आगे से बाईं ओर जाने की कोशिश की कि तभी ट्रक की स्कूटी से टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही स्कूटी गिर पड़ी और उस पर सवार महिला और उसकी बेटी भी ट्रक के ठीक अगले टायर के पास जा गिरे। इतने में ट्रैफिक की सुरक्षा में तैनात वो पुलिस वाला भी दौड़ता हुआ पहुंच गया जो ट्रक को रोकने के लिए सीटी बजा रहा था। उसकी सीटी की आवाज सुनकर ट्रक स्कूटी से टक्कर लगते ही रुक गया और स्कूटी सवार महिला और उसकी बेटी इस हादसे में बाल बाल बच गए। चुनाव आयोग ने कमलनाथ के विवादास्पद बयान पर रिपोर्ट मांगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के विवादास्पद बयान के मामले में चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी। 2 दिन पहले डबरा में एक चुनावी रैली के दौरान कमलनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी के लिए आपत्तिजनक बयान दिया था। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार के दौरान एक चाय की दुकान पर पहुंचे और वहां चाय की चुस्की ली। इस दौरान उनके साथ कुछ अधिकारी और पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यूपी के बस्ती में 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। ये हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल के अपने मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की टीम 20 ओवर में सिर्फ 125 रन ही बना पाई। राजस्थान रॉयल्स ने ये लक्ष्य 17.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही धोनी की टीम की अब प्लेऑफ की राह भी मुश्किल हो गई। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। आईपीएल मैच खेलने वालों की लिस्ट में धोनी के बाद रोहित शर्मा 197 जबकि सुरेश रैना 193 मैचों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने युवा एवं खेल विभाग की वेबसाइट और खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पोर्टल का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति का भरोसा भी दिया। खेल के दिशा में भी हमारे राज्य में असीम संभावनाएं हैं। दिल्ली में बाबा का ढाबा के बाद उत्तर प्रदेश के आगरा में संकट के बीच फंसी रोटी वाली अम्मा को जब मदद पहुंचाने की मुहिम न्यूज 18 ने चलाई तो 80 साल की भगवान देवी के हाथों का खाना खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
अम्मा के नाम से मशहूर हुई भगवान देवी पिछले 20 साल से आगरा में फुटपाथ पर ढाबा चला रही, जिनका वीडियो इंटरनेट पर इस कदर वायरल हुआ कि दूर दूर से लोग उनकी मदद के लिए पहुंचने लगे। जिस तरीके से न्यूज़ 18 पर अम्मा की खबर दिखाई गई, उसके बाद अम्मा के जो आंसू हैं वो अब मुस्कान में बदल चुके हैं। आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज के पास फुटपाथ पर ढाबा चलाने वाली 80 साल की भगवान देवी के लिए ये समझ पाना मुश्किल था कि आखिर अचानक इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई। हालांकि वहां आए किसी भी शख्स को उन्होंने लौटाया नहीं, वो बराबर काम में लगी रहीं और मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां पकाकर लोगों को खिलाती हुई नजर आईं। आप सिर्फ वीडियो देख के अम्मा के पराठे खाने आए हैं? वीडियो देख के खाली आए, ये मान लीजिए मेरे पे टाइम भी नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा मैं अम्मा के पराठे खाने जरूर जाऊंगा। रोटी वाली अम्मा और अम्मा दा ढाबा के नाम से भगवान देवी का वीडियो इंटरनेट पर लाखों दफा देखा गया और ये वीडियो अब भी काफी पसंद और शेयर किया जा रहा है। इस उम्र में अगर वो मेहनत कर रही हैं, उनकी आधा किलो दाल भी नहीं बिक पा रही है, तो ये बहुत ही दुखद है। तो इनके लिए वीडियो डालना चाहिए और एक आवाज उठानी चाहिए। भगवान देवी का कहना है कि उनके दोनों ही बेटे उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते, जिसकी वजह से वो 80 साल की उम्र में भी फुटपाथ पर ढाबा चलाने को मजबूर हैं। सरकार से मदद चाहती हो कि तुम्हारा ये ढाबा बड़ा कर दिया जाए, चाहती हो ऐसा? बेटा बड़ा हो जाए ढाबा मेरा, हाँ यही चाहती हूँ मैं। दिल्ली में जैसे बाबा का ढाबा पर लोगों ने प्यार लुटाया, ठीक उसी तरह आगरा में भी रोटी वाली अम्मा का वीडियो वायरल होने के बाद लोग भगवान देवी की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर साल होने वाली ग्रैंड चैलेंजेस की बैठक में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम ने दावा किया कि भारत में कोरोना के मामलों में कमी आई है और इससे ठीक होने की दर 88% तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि भारत ने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया और लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। पीएम ने यह भी कहा कि कोरोना का पता लगाने के लिए भारत ने प्रभावी तरीके से काम किया और रैपिड एंटीजन टेस्ट भी जल्दी शुरू किया गया। Today, we are seeing a decline in the number of cases per day and in the growth rate of cases. India has one of the highest recovery rate of 88%. This happened because India was one of the first countries to adopt a flexible lockdown when the total cases were just a few hundred. दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेकाबू होने के बावजूद खुले में कूड़ा जलाना बंद नहीं हो रहा, जबकि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत सबसे पहले खुले में कूड़ा जलाने पर रोक लगाई जाती है। लेकिन चोरी छिपे ही सही लोग कूड़ा जलाने से बाज नहीं आ रहे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में तो कूड़े में लगी आग की लपटों ने बिजली के एक ट्रांसफार्मर को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीर आपको जहांगीरपुरी की दिखाते हैं। देखिए सामने कूड़े के ढेर में आग लगाई और आग फैलते फैलते इतनी ज्यादा फैल गई कि आप देखिए कि ट्रांसफार्मर में इस वक्त आग लग गई है। काफी देर तक बिजली के ट्रांसफार्मर से चिंगारियां निकलती रहीं और पटाखों जैसी आवाजें आती रहीं। आसमान में उठते धुएं ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया। आसपास के रिहायशी इलाकों के लोग इसी धुएं के बीच चहल पहल करते दिखे। काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने पहुंची। दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसी घटनाओं पर सरकार सख्ती बरत रही है। अवेयरनेस का काम भी सरकार कर रही है, एक्शन का काम भी सरकार कर रही है। तो अभी जैसे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर जो टीमें हैं उनको हम भेज करके और वहाँ पर एक्शन ले रहे हैं। जानकारों का मानना है कि दिल्ली के प्रदूषण में एक बड़ा हिस्सा खुले में कूड़ा जलाने की वजह से होता है। दिल्ली में लगभग 20 से 30% जो प्रदूषण है वो कूड़े जलाने के कारण है, जो ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज है। दिल्ली में अलग अलग सरकारी महकमों की सैकड़ों टीमें केवल इसीलिए तैनात हैं ताकि प्रदूषण से जुड़े निर्देश न मानने वालों पर कार्रवाई की जा सके। तुर्की में कोरोना के मामलों में इजाफा होने की वजह से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 10,000 के करीब पहुंच गया। पिछले कुछ दिनों में वहां इस महामारी के मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में लोग लापरवाही बरतते दिखाई दिए। राजधानी अंकारा से सामने आई एक तस्वीर में सार्वजनिक जगहों पर भी कई लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। रोजाना बढ़ते कोरोना के मामले को नजरअंदाज करते हुए बाजार, दुकानें, सैलून और रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ नजर आई। बिना मास्क के पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाने का नियम भी बनाया गया, लेकिन कई लोगों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। न्यूज 18 से खास बातचीत में किए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए जिसमें उन्होंने बिहार चुनाव में मोदी लहर होने का दावा किया। बिहार में इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच जोर आजमाइश हो रही। यही वजह रही कि अमित शाह का बयान आते ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिना देर किए एनडीए पर निशाना साधा। जमीन पर और इंटरव्यू में बड़ा अंतर होता है। जमीन पर आके देखेंगे तो एनडीए की सरकार दोबारा
बिहार में नहीं बनने जा रही है। तेजस्वी ने ये तेवर अमित शाह के न्यूज 18 को दिए उस बेबाक इंटरव्यू के बाद दिखाए जिसमें उन्होंने डंके की चोट पर यह बात कही कि बिहार में मोदी लहर है जिसका एनडीए को फायदा होगा। मैंने ये भी सुना है कि आपके इंटरनल सर्वेस कह रहे हैं कि वहाँ आज भी मोदी जी की एक बहुत बड़ी लहर है। एंटी इनकम्बेंसी जरूर होगा, वो हो जाता है, स्वाभाविक है इतने सालों के बाद, मगर मोदी जी की एक लहर है, वेव है, और हो सकता है आपकी सीट आपके पार्टनर से ज़्यादा, नीतीश जी से ज़्यादा सीटें आप लोग लेके आए। भैया मोदी जी की लहर सिर्फ बिहार में नहीं है, देश भर में है, बिहार में भी है, तो स्वाभाविक रूप से उसका फायदा सिर्फ हमें नहीं होता है, जदयू को भी होगा, क्योंकि जदयू हमारा साथी है, हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोदी जी की लहर से सिर्फ बीजेपी की सीटें बढ़ेगी ऐसा नहीं होगा, जदयू की इतनी ही सीटें बढ़ेगी जितनी बीजेपी की बढ़ेगी। बिहार में इस बार के सियासी समीकरण 2015 के विधानसभा चुनाव से बिल्कुल उल्टे हैं, क्योंकि जेडीयू ने एनडीए में वापसी कर ली। यही नहीं, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने भी महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सर्दियों से पहले भारत में घुसपैठ और हमलों की साजिश रची है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आईएसआई ने 4 और 7 अक्टूबर को भारत के खिलाफ 2 बड़ी बैठकें की। खबर है कि इन बैठकों में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन, लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद और कई दूसरे संगठनों के आतंकी मौजूद थे, जिन्हें सर्दियों से पहले भारत में घुसपैठ और बड़े आतंकी हमलों के लिए पैसे बांटे गए। बताया जा रहा है कि इसके लिए हर आतंकी संगठन को 20-20 लाख रुपए दिए गए। साथ ही भारत के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को पूरा करने पर उन्हें 30 लाख रुपए अलग से दिए जाने की खबर भी है। राजस्थान सरकार 13 खिलाड़ियों को जमीन देगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के 13 खिलाड़ियों को जमीन देने का ऐलान किया। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीते हैं। इन खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25 बीघा जमीन दी जाएगी। एयर इंडिया ने गोवा से लंदन के बीच सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत कर दी। अभी ये सेवा हफ्ते में 1 दिन के लिए शुरू की गई। हालांकि उम्मीद जताई गई कि नवंबर से हफ्ते में 2 बार उड़ानों को मंजूरी मिल सकती है। शोएब मलिक और सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया गया। अब वो जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज नहीं खेलेंगे, लेकिन कोच मिसबाउल हक ने साफ किया कि अभी उनका करियर खत्म नहीं हुआ है। इसी महीने से पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच रावलपिंडी में वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। राजस्थान के धौलपुर से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ बदमाश जिले के एक बीजेपी नेता के साथ बेरहमी से मारपीट करते दिखे। इस घटना ने बीजेपी को सरकार के खिलाफ गुस्से से भर दिया। करौली धौलपुर से बीजेपी सांसद मनोज राजौरिया ने तो राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे दी और उनकी तरफ से घटना के 2 सीसीटीवी वीडियो भी जारी किए गए, जिनमें कुछ नकाबपोश बदमाश बीजेपी नेता मुश्ताक कुरैशी को बेरहमी से पीटते दिखे। ये घटना वहां नेशनल हाईवे नंबर 3 के पास बने एक ढाबे पर हुई, जहां अचानक कुछ बदमाशों ने बीजेपी नेता पर हमला कर दिया। बदमाशों के पास लोहे की रॉड, डंडे और धारदार हथियार नजर आए। सामने आए एक वीडियो में कुछ बदमाश हमला करते हुए भी दिखाई दिए। इसके अलावा बीजेपी नेता को ढाबे की सीढ़ियों से घसीटे जाते हुए भी देखा गया। इस हमले में बुरी तरह जख्मी हुए इस बीजेपी नेता को उत्तर प्रदेश के आगरा के एक अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस घटना पर करौली धौलपुर से बीजेपी सांसद मनोज राजौरिया का भी गुस्सा फूट पड़ा। जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो हमको बहुत प्रभावशाली तरीके से न्याय के लिए राजस्थान की सड़कों पर आना पड़ेगा। इस बीजेपी नेता पर हुए हमले पर पुलिस की तरफ से भी सफाई दी गई। इसमें कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, एक मुश्ताक कुरैशी है और एक जहूर है, दोनों के बीच में विवाद है पशुओं की हाट को लेकर। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जिले के एसपी ने पुलिस की एक टीम भी बना दी और मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही। केंद्र के नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर बुलाए गए पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। अकाली दल के विधायक और कार्यकर्ता नए कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर पर विधानसभा पहुंच गए, जिसके बाद उनकी पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई और हंगामा इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को बैरिकेड लगाकर विधायकों को रोकना पड़ा। आरोप है कि इस हंगामे में अकाली दल के विधायकों और समर्थकों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। यही नहीं, वो ट्रैक्टर लेकर विधानसभा परिसर में जाने की मांग पर अड़े रहे। अकाली दल ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र के साथ पंजाब सरकार को भी निशाने पर लिया। जेड़ा तुसी दिल्ली नाल रल मिल के फिक्स मैच खेड रहे हो, पंजाब की पीढ़ी नाल नौजवान पीढ़ी नूं, पंजाब के किसानों नूं बेवकूफ बनाउण दी कोशिश कर रहे हो, वो जग जाहिर कराओ। काफी हंगामे के बाद अकाली दल के विधायकों को विधानसभा परिसर में जाने दिया गया और ट्रैक्टरों को पुलिस ने बाहर ही रुकवा दिया।
वियतनाम में जमीन खिसकने से हुए हादसे में सेना के 22 जवानों की मौत हो गई। भारी बारिश की वजह से क्वांग ट्री प्रांत में बना सेना का एक कैंप ढह गया और उसके मलबे में दबकर 22 जवानों की मौत हो गई। वहां के क्वांग ट्री प्रांत में एक पहाड़ी पर बना सेना का ये कैंप हादसे के बाद पूरी तरह तबाह हो गया। उसका आधा हिस्सा टूटकर जमीन पर गिरा नजर आया। हादसे के तुरंत बाद मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, लेकिन इस हादसे में कोई भी जवान बच नहीं सका। भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे वहां के अलग अलग इलाकों में अब तक करीब 90 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लापता हैं। पाकिस्तान पर FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा मंडराने लगा है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के लिए इस बार भी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की उम्मीद काफी कम है और उसे ब्लैक लिस्ट में डालने पर भी विचार हो सकता है। इसलिए पेरिस में 21 से 23 अक्टूबर के बीच FATF की वर्चुअल बैठक होगी। खबरें हैं कि इस बैठक के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि टेरर फंडिंग पर FATF के मानकों पर पाकिस्तान ने अब भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इनमें आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करना भी शामिल है। FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो टेरर फंडिंग यानी आतंकियों को पालने पोसने वाले देशों पर नजर रखती है। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा का रहने वाला एक लड़का काफी सुर्खियों में है, जो अपने सूफी संगीत और गीतों से लोगों का दिल जीत रहा है। वो फिलहाल YouTube पर अपने म्यूजिक वीडियो बनाकर अपलोड करता है, जो काफी वायरल है, जिन्हें अब तक लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास के दूर दराज के इलाके में रहने वाले इस गायक ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा को सबके सामने रखा और कई अवार्ड भी जीते। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। वकार खान के कई म्यूजिक वीडियो को लोगों ने काफी पसंद किया और उनके हुनर की तारीफ भी की। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। इस कश्मीरी गायक ने घाटी के उभरते गायकों को कश्मीर के सितारे कार्यक्रम के जरिए मंच देने के लिए न्यूज 18 उर्दू को सराहा। साथ ही उसने बताया कि उसे बचपन में ही संगीत में रुचि थी, जिसे उसने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। जब स्कूल में थे तभी छोटे छोटे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया स्कूल टाइम से, तो वहाँ से जो है शौक डेवलप हुआ। वकार खान के परिवार वालों को भी उससे काफी उम्मीदें हैं और भरोसा है कि वो अपनी मेहनत के दम पर और आगे बढ़ेगा। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने जल्द CAA लागू करने का ऐलान किया। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने अपने पश्चिम बंगाल दौरे में सिलीगुड़ी में एक रैली की और इसके जरिए उन्होंने राज्य में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। अपनी रैली में उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधा और उन पर फूट डालो राज करो की नीति पर काम करने का आरोप लगाया। इसके अलावा नड्डा ने साफ किया कि कोरोना संकट की वजह से CAA लागू करने में देरी हुई, लेकिन अब उसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। आपको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। कंगना रनौत ने अपने भाई अक्षत की हल्दी की रस्म का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो अपने रिश्तेदारों के साथ अपने भाई को हल्दी लगाती नजर आईं। 12 नवंबर को अक्षत की शादी हिमाचल प्रदेश में होगी। राजस्थान के धौलपुर में दिन दहाड़े एक महिला को अगवा करने की कोशिश की गई। आम लोगों के दखल देने के बाद किसी तरह महिला खुद को बचाने में कामयाब हो पाई, लेकिन घटना का CCTV वीडियो सामने आते ही हंगामा शुरू हो गया। दिन दहाड़े सड़क पर बदमाश एक महिला को जबरदस्ती ले जाते दिखे। बदमाशों के पीछे बड़ी संख्या में तमाशबीनों की भीड़ चलती दिखी, लेकिन बदमाशों के चेहरे पर न कानून का कोई डर दिखा और न ही भीड़ का। एक लड़के ने महिला के हाथ पकड़े और दूसरे ने महिला के पांव, और दोनों उसे उठाकर गाड़ी की तरफ ले जाते दिखे। भीड़ में एक बुजुर्ग ने बदमाशों से लोहा लिया, तब जाकर बाकी लोग भी महिला की मदद के लिए आगे आए। एक अंकल निकल के आए, उन्होंने पुलिस को फोन किया या नहीं किया ये तो नहीं जान सकती हूँ मैं, लेकिन उन्होंने ये किया था कि लड़की के साथ ऐसा हादसा नहीं होने देंगे हम। महिला का पिछले कई साल से अपने पति से कानूनी झगड़ा चल रहा है। अपहरण की इस कोशिश को उसी झगड़े का हिस्सा माना जा रहा है। मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज कर आरोपी है उनको गिरफ्तार हेतु प्रयास जारी है। दिन दहाड़े इस महिला के अपहरण की कोशिश करने वाला एक भी बदमाश अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकी हमले में मारे गए टीचर के समर्थन में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। बच्चों को पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाकर पढ़ाने की वजह से उनकी गला काटकर हत्या कर दी गई, जिसके खिलाफ सैकड़ों लोग राजधानी पेरिस की सड़कों पर उतर आए और मारे गए टीचर के समर्थन में मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने हाथों में पोस्टर और प्लेकार्ड लेकर इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया।
इस प्रदर्शन में उस टीचर से पढ़ने वाले छात्र और उनके परिवार वाले भी शामिल हुए। एक छात्र तो घटना को याद कर रोने लगा। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी दिल दहला देने वाली इस घटना की निंदा की और इसे इस्लामी आतंकवाद करार दिया। Soit leur religion, d'en faire des citoyens libres. Cette bataille, c'est la nôtre et elle est existentielle. वहाँ बीते शुक्रवार को इस टीचर की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हालांकि बाद में हमलावर को भी मार गिराया गया था। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पुलिस वाले हमलावर पर गोलियां चलाते नजर आए। बताया गया कि हमलावर 18 साल का एक शरणार्थी था, जिसके बाद पुलिस ने उससे जुड़े लोगों की जांच भी तेज कर दी। मेक्सिको में कोरोना संकट के बीच डे ऑफ द डेड जश्न की शुरुआत हो गई। मेक्सिको में डे ऑफ द डेड पूर्वजों को याद करने वाले एक दिन के रूप में हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन राजधानी मेक्सिको सिटी में उसका जश्न 15 दिन पहले ही शुरू हो गया और इस मौके पर वहां की सड़कों पर मिट्टी और प्लास्टर से बनी बड़ी बड़ी खोपड़ियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कोरोना संकट की वजह से इस बार ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी काफी लोग इस प्रदर्शनी का हिस्सा बनने पहुंचे। बड़े आकार की नकली खोपड़ियों पर रंग बिरंगी कलाकारी की गई थी, साथ ही उन पर मेक्सिको की संस्कृति की झलक भी उकेरी गई। इस प्रदर्शनी का मकसद लोगों को मेक्सिको की संस्कृति में जिंदगी और मौत के अस्तित्व से रूबरू कराना था। Mexicano esto del imaginario de cómo puede convivir la vida con la muerte. मेक्सिको के लोगों के बीच डे ऑफ द डेड शोक मनाने का नहीं बल्कि जश्न मनाने का दिन होता है, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने जिन अपनों को खो दिया इस दिन वो उनके साथ होते हैं। यही वजह है कि लंबे वक्त से वहां इसे बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है और करीब 4 साल से वहां प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। बिहार चुनाव पर जारी सियासी घमासान के बीच राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्तियों की मांग ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री 23 अक्टूबर से बिहार में एनडीए के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले बाजारों में उनकी मूर्तियों की मांग बढ़ गई। मुजफ्फरपुर में कई मूर्तिकारों ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में पीएम की मूर्तियों की बिक्री में तेजी आई है। कहीं भी आपके सामने चुनौतियां खड़ी होंगी तो उसमें एक बड़ा अवसर भी छुपा होगा। इसी मंत्र को ध्यान में रखते हुए मूर्तिकार जयप्रकाश ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिमा बनानी शुरू की। अलग अलग आकार की ये मूर्तियां न सिर्फ लोगों को पसंद आ रही हैं, बल्कि इससे मूर्तिकारों के काम को भी नई रफ्तार मिली है। चुनाव के कारण यह ज्यादा डिमांड बढ़ा है मूर्ति का। दावा किया जा रहा है कि चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान और पटना समेत कई जिलों में पीएम की मूर्तियों की मांग बढ़ी है। बहुत ही यूनिक है, आज तक कहीं भी ऐसा देखा नहीं है मैंने बनाया हुआ, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। बिहार के पहले चरण की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर वोटरों को साधने के लिए पीएम का प्रचार अभियान 23 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में 9वीं से 12वीं के सभी स्कूल खोल दिए गए। उत्तर प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए सभी स्कूल शर्तों के साथ खोल दिए गए। हालांकि जिन इलाकों में कोरोना के मामले ज्यादा हैं, उन इलाकों के स्कूल अभी बंद ही रहेंगे। अभी कुल मिलाकर के हमारे बच्चे होंगे करीब 70 टोटल, जबकि एक्सपेक्टेड था हम लोगों का कि 200 से ऊपर बच्चा आएगा। बिहार के मुंगेर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल का ऑपरेशन खत्म हो गया। 3 दिनों तक चले इस अभियान में जवानों को नक्सलियों के हथियार समेत कई चीजें बरामद हुई। दावा है कि ये नक्सली चुनावों में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। इतने घने जंगल में अंदर घुसकर नक्सलियों को उनको जड़ से उखाड़ना, लगातार ये ऑपरेशन करते रहे हैं। बिहार में बिजली के मुद्दे पर जेडीयू के दावों पर आरजेडी ने निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार में हर घर तक बिजली पहुंचाने का दावा करने वाले राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। झूठ बोलना इनका काम है। सुशील मोदी जी को ये बताना चाहिए कि बिहार सरकार खुद का उत्पादन कितना करती है बिजली का, और वो खरीदती है और डबल दुगुने दाम पे वो बेचने का काम कर रही है। इससे पहले डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार आने वाले दिनों में किसानों को सस्ती दरों में बिजली पहुंचाएगी। हमारी सरकार ने कृषि के लिए जो बिजली की दर है वो 6.5 रुपया उसका खर्च आता है, लेकिन किसानों से केवल 65 पैसा प्रति यूनिट हम वसूलने का काम करेंगे। दिल्ली पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए गांजा तस्करी करने के आरोप में 4 लोगों को पकड़ लिया। दावा किया गया कि इन आरोपियों के पास से 181 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसे वो एम्बुलेंस में रखकर विशाखापट्टनम से सड़क के रास्ते दिल्ली लाए थे। इस जब्त गांजे की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए आंकी गई। अमेरिका के बॉस्टन में राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ विरोधियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहां एक रैली में ट्रंप के समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस को हालात संभालने के लिए आगे आना पड़ा।
पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग कर दोनों पक्षों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की और सभी से पीछे हटने की अपील करते दिखाई दिए। पुलिस की सख्ती के बावजूद ट्रंप के कुछ विरोधियों ने बीच सड़क पर एक प्लेकार्ड में आग लगा दी और उसके चारों तरफ घूमकर राष्ट्रपति के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखा। इलाके की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसे ही कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। एक आदमी तो वहीं सड़क पर लेट गया, जिसे जैसे तैसे दो पुलिस वालों ने उठाया। कुछ प्रदर्शनकारी तो इस कदर अड़ गए कि पुलिस को उन्हें पीछे की तरफ धकेलने के लिए उन पर बल का इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसे हालात में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने शिक्षा का मुद्दा उठाते हुए नीतीश सरकार को घेर लिया। आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम चुनावी दौरे पर समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्हें इलाके के कुछ लोगों ने घेर लिया और वहां के एक जर्जर स्कूल की हालत उन्हें दिखाई, जिस पर उन्हें बिहार सरकार को घेरने का मौका मिल गया। उन्होंने राज्य सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ते हुए अपने हाथ झाड़ लिए। 25 स्कूल हो सकता है जो हम लोग के पास लिमिटेड फंड उसमें करते हैं, लेकिन ये काम तो सरकार का है। राज्य में शिक्षा के मुद्दे पर आरजेडी विधायक ने न सिर्फ नीतीश सरकार को घेरा, बल्कि लगे हाथ केंद्र को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। लगातार विधानसभा में हम लोगों ने उठाया, लेकिन पता नहीं बिहार सरकार या केंद्र सरकार इस स्कूल की जर्जर हालत को सुधारने के लिए कोई भी पैसा नहीं भेज रही है। स्कूल की इमारत जर्जर हालत में दिखाई दी, जिस वजह से वहां कभी भी हादसा होने की आशंका है। यही वजह रही कि लोगों ने नाराजगी जताई। ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर, इसी में बच्चे पढ़ाई करते थे, यानी कि जब स्कूल एक बार शुरू होगा तो वो कहाँ पढ़ेंगे। चुनावी घमासान के बीच जैसे ही ये मुद्दा उठा, बिहार सरकार ने खुद पर लगे आरोपों पर अपनी सफाई दे दी। नीतीश कुमार जी के 2005 के आने के बाद सबसे पहले उन्होंने स्कूल के भवन पर ध्यान दिए और एक से एक भवन बनाने का काम किया। लेकिन कई बार शिकायत के बावजूद इस मामले में सुनवाई नहीं होने पर लोगों ने नाराजगी जताई। बिहार विधानसभा चुनाव पर बड़ी खबर आ रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रहे एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का समर्थन किया है। गया में एक चुनावी रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान के साथ नाइंसाफी हुई है। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर चिराग पासवान के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया। चिराग के बारे में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चिराग के बारे में अरे भैया, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। जय। पाकिस्तान में आए सियासी भूचाल के बीच सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती का आरोप लगाने में जुट गए। शुरुआत इमरान खान ने की और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पर किए हमलों के लिए नवाज शरीफ को घेरना शुरू किया और सीधा उन पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की भाषा बोलने का आरोप लगा दिया। हमला जनरल बाजवा पे नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। यही बात नरेंद्र मोदी कर रहा था। इमरान को जवाब नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने दिया, वो भी कराची में हुई रैली में हजारों की भीड़ के सामने। कश्मीर प्लेट में रख के मोदी को पेश करो तुम, कश्मीर का मुकदमा हार जाओ तुम, भारत को सलामती काउंसिल के लिए वोट दो तुम, और मोदी की जबान हम बोल रहे हैं। विपक्ष की ताबड़तोड़ रैलियों ने इमरान खान की नींद उड़ा रखी है और इन रैलियों की वजह से केवल इमरान खान ही नहीं, बल्कि इमरान के दोस्त और पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी परेशान हैं, क्योंकि विपक्ष के निशाने पर इमरान और बाजवा दोनों हैं। इमरान खान के खिलाफ बने विपक्ष की 11 पार्टियों के मोर्चे ने अब तक 2 रैलियां की हैं, पहली गुजरांवाला में और दूसरी कराची में। रैलियों में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के अलावा मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल हुए। हमें ये खुदली हुकूमत कबूल नहीं है। अब इस हुकूमत को, इस सिलेक्टेड को, इनके सिलेक्टर्स को हमारा पेज पे आना पड़ेगा, वरना इन सबको जाना पड़ेगा। इन रैलियों का एजेंडा इमरान खान को सत्ता से बाहर करना है। रैलियों से इमरान खान इस कदर बौखलाए हैं कि उन्होंने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ पुलिस और सेना का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। मरियम नवाज के पति कैप्टन सफदर को कराची से गिरफ्तार करने की तस्वीरें भी सामने आईं। इमरान विरोधी नारे लगाते हुए सफदर पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। वोट को इज्जत दो, इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ट्विटर पर कुछ वीडियो मरियम नवाज की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी डाले। दावा किया गया कि सफदर को गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तान पुलिस कराची के एक होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। खबर है कि बलिया गोलीकांड के बाद बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के रवैये पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नाराजगी जताई।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के अपने विधायक सुरेंद्र सिंह से नाराज हैं। सुरेंद्र सिंह ने पिछले दिनों बलिया में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी का समर्थन किया था। इसी पर जेपी नड्डा ने यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से बात की और विधायक को चेतावनी देकर जांच से दूर रहने का निर्देश दिया। रेलवे कर्मचारियों की यूनियन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने गुरुवार को देश भर में हड़ताल की चेतावनी दी। उसने सरकार की ओर से अब तक दिवाली बोनस की घोषणा न किए जाने पर नाराजगी जताई। इसके लिए रेल मंत्रालय को बुधवार तक का समय दिया गया। साथ ही यूनियन की ओर से चेतावनी दी गई कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश भर में गुरुवार को 2 घंटे के लिए ट्रेनें रोक दी जाएंगी और कर्मचारी रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन करेंगे। लोग अक्सर नाराजगी व्यक्त करने के लिए जगह जगह पर ऑल ओवर कंट्री जो इंक्लूडिंग स्टॉपेज ऑफ ट्रेन इस तरह का एक्शन होगा। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला से ईडी ने पूछताछ की। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा था। इसी मामले में 2015 में सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की और फिर चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। साथ ही इस केस में ईडी भी अलग से जांच कर रही है। जुलाई 2019 में भी ईडी फारूक से पूछताछ कर चुकी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने संकेत दिए कि हर साल की तरह इस साल भी कोरोना संकट के बावजूद शिवसेना की दशहरा रैली मुंबई के शिवाजी पार्क में ही होगी। हालांकि हर साल दशहरा रैली में शिवसेना के हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ती है, इसलिए रैली करने पर आखिरी फैसला सीएम उद्धव ठाकरे ही लेंगे। दसरा मेळावा हा व्यासपीठावरच होतो, त्याच्यामुळे आणि त्यातून काही मार्ग काढता येईल, कशा प्रकारे मार्ग काढता येईल, सगळ्या नियमांचं, सुरक्षा, आरोग्य व्यवस्था या संदर्भात आमच्या चर्चा एकमेकांशी सुरू आहे। पिछले कई दिनों से राज्य के धार्मिक स्थल खोलने की मांग पर अड़ी बीजेपी ने दशहरा रैली के बहाने एक बार फिर अपनी मांग उठा दी। अब धर्म स्थल फिर मंदिर भी खोलो, मस्जिद भी खोलो, यही हमारी प्रार्थना है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में सरकार विरोधी प्रदर्शन का 1 साल पूरा होने पर सड़क पर उतरे लोगों और पुलिस के बीच जमकर हिंसा हुई। पिछले साल महंगाई और असमानता के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिनकी याद में देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हुए। जिसकी कुछ तस्वीरें राजधानी सैंटियागो से सामने आईं, जहां सड़कों पर विरोध जताने उतरे लोगों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस ने जब हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो वो बेकाबू हो गए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने लोगों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें शुरू कर दी, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए। सैंटियागो से एक और दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक चर्च में आग लगाते दिखाई दिए। हालात संभालने के लिए सरकार ने देश भर में जगह जगह 40,000 सैनिकों को तैनात कर दिया। हालांकि इस मौके पर कई लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। चिली के अलग अलग इलाकों में हुए प्रदर्शनों में कई लोग घायल भी हो गए। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर सियासत तेज हो गई जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल की सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी का जिक्र किया। इस चिट्ठी में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मंदिरों के बंद होने का मुद्दा उठाते हुए सीएम उद्धव ठाकरे पर हमला किया था, जिस पर अमित शाह के बयान के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। जाहीरपणाने केंद्राच्या गृहमंत्र्यांनी टीका टिप्पणी करून सुद्धा मी त्या जागेवर बसणार असेल तर ठीक है। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी अमित शाह के बयान का स्वागत किया और राज्यपाल की चिट्ठी पर हमला बोला। अगर हमारे गृह मंत्री जी को ये लगा है, ये महसूस हुआ है कि जिस शब्दों का चयन महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखकर किया था वो गलत है, तो हम गृह मंत्री जी से ये बयान से बहुत संतुष्ट है। इससे पहले अमित शाह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में महाराष्ट्र के राज्यपाल की सीएम को लिखी चिट्ठी पर बयान दिया। महाराष्ट्र में जहां पे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है पिछले कुछ महीनों से, वहाँ के गवर्नर भगत कोश्यारी जी ने कहा उद्धव ठाकरे जी से कि आप कब से सेक्युलर हो गए। अभी उनका कुछ दिनों पहले का बयान है। इस बयान को राज्यपाल से ये बयान आ रहा है, इससे आप पार्टी कैसे देखती है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पत्र पढ़ा है और एक पासिंग रेफरेंस उन्होंने दिया है, मगर मुझे भी लगता है कि थोड़ा शब्दों का चयन टाला होता तो अच्छा होता। अमित शाह के बयान के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर राज्यपाल की चिट्ठी पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। अफगानिस्तान के गौर प्रांत में हुए कार बम धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये आत्मघाती हमला वहां के पुलिस मुख्यालय के ठीक सामने हुआ।
जिसकी चपेट में आने से वहां हर तरफ तबाही फैल गई। धमाका इतना तेज था कि उसकी चपेट में आने से आसपास की कुछ इमारतें ढह गईं। धमाके वाली जगह मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। कई लोग तो मलबे में ही दब गए, जिनकी तलाश शुरू की गई। धमाके के बाद आसपास के इलाके को घेर लिया गया और घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया कि धमाके वाली जगह के आसपास कई सरकारी दफ्तर हैं, जिसकी वजह से वहां लोगों की काफी भीड़ थी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह के बंगाल की कानून व्यवस्था को खराब बताने पर टीएमसी भड़क गई। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच तलवारें खिंची हुई हैं और इसी बीच गृह मंत्री ने यह बयान दे दिया, जिस पर टीएमसी आग बबूला हो गई। टीएमसी नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर इस मुद्दे पर सीधा अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि गृह मंत्री बंगाल के लोगों को राष्ट्रपति शासन का डर दिखा रहे हैं ताकि वहां का सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाए। So West Bengal is all right and will continue to be all right. In spite of whatever they say, the BJP is just making a noise. यही नहीं, अभिषेक बनर्जी ने अपना गुस्सा दिखाने और गृह मंत्री की बात को गलत साबित करने के लिए न्यूज 18 को दिए अमित शाह के इंटरव्यू का वो हिस्सा भी शेयर किया जिसमें उन्होंने बंगाल की कानून व्यवस्था पर खुलकर बात की और इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा। मैं थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के बारे में बात करना चाहता हूँ। पिछली बार भी मैंने बात की थी, इलेक्शन आने वाला है अगले 6 महीनों में। आप बंगाल की स्थिति को आज कैसे देखते हैं? देखिए, बंगाल में कानून और व्यवस्था चरमराई हुई है। कानून और व्यवस्था तितर बितर हो गई है। घुसपैठ बेरोक टोक चालू है। बम बनाने के कारखाने हर जिले में मिलते हैं। स्थिति बहुत खराब है और सबसे चिंताजनक बात लोकतंत्र के लिए है कि विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार के मुकदमे और हत्याएं हो रही हैं, मैं मानता हूं कि ये भारत के किसी और राज्य में दिखाई नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनावों से पहले बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार टीएमसी को घेर रही है और राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या के मुद्दे पर ममता सरकार से दो हाथ करने के मूड में है। कमलनाथ के बाद अब शिवराज सरकार के एक मंत्री विवादास्पद बयान में घिर गए। उपचुनाव के लिए जारी सियासी उठापटक के बीच मध्य प्रदेश की अनूपपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार और शिवराज सरकार में मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार की पत्नी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया तो इस पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, ब्यौरा दिया है, तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे। बिसाहूलाल सिंह के बयान पर अनूपपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। मैं उसके खिलाफ कोर्ट में मानहानि का दावा करूंगा और उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा कि वो महिलाओं के सम्मान क्या करते हैं और बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि वो महिलाओं के लिए कितने अच्छे सजग हैं। अमिताभ बच्चन ने एक बच्चे की तारीफ करते हुए उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें यह बच्चा अपने घर पर परिवार के साथ बड़े ध्यान से संगीत सीखता नजर आया। असम के दीफू में पुलिस ने अलग अलग जगहों से कई किलो हेरोइन बरामद की जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए आंकी गई। इस हेरोइन के साथ पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी इस हेरोइन को म्यांमार से तस्करी कर भारत लाए थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ पर उस समय हमला किया जब वो नमाज पढ़ने के बाद अपने घर लौट रहे थे। घर के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वहां पर पहुंचे सुरक्षा बल के जवानों ने उन इलाके को घेर लिया और हमलावरों की तलाश तेज कर दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रहने वाला यासिर रेशी नाम का एक स्टंटमैन काफी चर्चा में है, जो न केवल जबरदस्त स्टंट करता है बल्कि घाटी के दूसरे लड़कों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। यासिर ने बताया कि कई बार जख्मी होने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और बचपन के शौक को उसने बड़े होने तक बरकरार रखा। यही वजह रही कि अब वो असल जिंदगी में तरह तरह के स्टंट कर पाने में सक्षम है। यही नहीं, अपने हुनर से वो दूसरों के लिए मिसाल भी बनता जा रहा है। उसने नौजवानों को नशे की दुनिया से दूर रहने की अपील भी की। मेरी गुजारिश है यूथ से
वो सपोर्ट्स की ओर आ जाए, वो ड्रग से दूर रहे। अक्सर फिल्मों में दिखने वाले कई स्टंट को यासिर ने बड़ी आसानी से करके दिखाया। वो कभी काफी ऊंचाई से पानी में कूद गया तो कभी छलांग लगाकर एक कार के दूसरी तरफ जाकर दिखाया। यही नहीं, हाथों के बल चलना हो या दौड़कर पेड़ के तने के जरिए उस पर चढ़कर वापस नीचे कूदना हो, ये सब उसके लिए बेहद आसान दिखा। लंदन में शाहरुख और काजोल के स्टैचू लगाए जाएंगे। लंदन के लेस्टर स्क्वायर में शाहरुख खान और काजोल के स्टैचू लगाए जाएंगे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मंगलवार को अपने 25 साल पूरे कर लेगी। इसी से पहले यह ऐलान किया गया। दिल्ली कैपिटल्स ने लेग स्पिनर प्रवीण दुबे को टीम में शामिल कर लिया। उन्हें चोट की वजह से आईपीएल से बाहर हुए अमित मिश्रा की जगह टीम में शामिल किया गया। प्रवीण दुबे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले हैं और कर्नाटक की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। 2016-17 में भी प्रवीण दुबे आईपीएल का हिस्सा थे। उस दौरान वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में शामिल थे, लेकिन तब उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल पर कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया। इसमें सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के विवादास्पद बयान के मामले में चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी। 2 दिन पहले ग्वालियर के डबरा में एक चुनावी रैली के दौरान कमलनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी के लिए आपत्तिजनक बयान दिया था। आइए आपको सुनाते हैं कमलनाथ का वो बयान जिस पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। हालांकि बाद में चुनाव के माहौल में बात बढ़ती देखकर कमलनाथ भी सामने आए और उन्होंने अपने बयान पर खेद जताया। उन्होंने सफाई दी कि उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था। मैं सम्मान करता हूं महिलाओं का, मैं सम्मान करता हूं। अगर कोई सोचता है असम्मानित बात कोई, मुझे इस बात का खेद है। पर यह कह देना कि ये महिलाओं का अपमान हो गया, सब महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई शक है। बोलते बोलते मैंने कहा, मुझे नाम नहीं याद था। स्वाभाविक है कि सबके नाम नहीं याद रहते। मैंने कहा कि जो बात कही कह दिया। मध्य प्रदेश के धार में एक रैली के दौरान राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कमलनाथ पर बेटी बहनों के अपमान करने का आरोप लगाया। कमलनाथ जी, आपको क्या हो गया है? 74 साल की उम्र है आपकी। आपके साथ आपके मंत्रिमंडल में हमारी एक बहन जो आज मंत्री है, बहन इमरती देवी जी, कल डबरा गए और उनके बारे में जो शब्द बोले बहन और भाइयों, मैं तो दोहरा नहीं सकता। आप सबने टीवी पर देखा होगा, उनकी इज्जत तार-तार की गई, उनके सम्मान से खिलवाड़ किया गया। और जब हमने विरोध किया तो इतनी निर्लज्जता कि मैं तो नाम भूल गया था। अरे तुम्हारे मंत्रिमंडल में जो सदस्य रही उसके ही नाम भूल जाओ तो तुम्हें मुख्यमंत्री क्या, नेता प्रतिपक्ष रहने का भी हक नहीं है। मध्य प्रदेश के रीवा में रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक कई लोगों को रौंदता हुआ दिखाई दिया। ये हादसा एक टोल प्लाजा पर हुआ जहां कुछ टोल कर्मी बैठे हुए थे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। तस्वीरों में दिखा कि एक टोल कर्मी ने हाथ हिलाते हुए उस ट्रक को रोकने का इशारा भी किया, लेकिन जब उसकी रफ्तार फिर भी कम नहीं हुई तो वहां मौजूद टोल कर्मी उठकर भागने लगे। तब तक वो ट्रक उनके नजदीक पहुंच चुका था और टोल प्लाजा के बैरियर को तोड़ते हुए उसने कई लोगों को रौंद दिया। लोगों के साथ ही 2 मोटरसाइकिलों को भी वो घसीटता हुआ निकल गया। हालांकि इस टक्कर से उस ट्रक को भी नुकसान पहुंचा। यही वजह रही कि टोल प्लाजा को पार करते ही उसका एक पहिया निकल गया, जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ा। बताया गया कि लोगों के डर से ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। इस हादसे में कई टोल कर्मी बुरी तरह घायल हो गए।